आदाब नाजरीन, आज हम फिर एक ऐसी शख्सियत के रूबरू बैठे हुए हैं कि जिनके पास बैठने से बैठने वाला भी नूर से मुनव्वर हो जाता है, जिन्होंने अपने कम सिनी की उम्र से आज तक का सफ़र साहित्य के लिए समर्पित किया है। आप के पापा, आपकी माताजी और परिवार में जितने भी लोग थे वो सब आपको बहुत प्यार करते थे। आपने उनके गौरव को और बढ़ाया है। आपने इस अदबी खिदमात के जरिए शायरों के दिलों में एक खास मुकाम बनाया है। इस वक्त भी आप भारतीय कल्चर को, भारतीय जुबान को, जिसको हम हिंदवी भी कह सकते हैं, जिसको हम रेख्ता भी कह सकते हैं, आप इन सबको प्रमोट कर रही हैं। अभी आप दिल्ली आई हुई हैं। हमने सोचा कि आपसे मुलाकात हो जाए और हमने बहुत वक्त से आपसे जिक्र किया था कि मैम, हम चाहते हैं कि आप की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें हों जो अदबियात आपने खिदमात की हैं। आप में सिर्फ एक ही गुण नहीं है कि आप शायरा हैं, बल्कि आप डायलॉग राइटर हैं, आप कहानीकार हैं, आप लेखिका हैं, आपने गीत बहुत अच्छे लिखे हैं और आपको संगीत की भी इतनी ही समझ है जितनी एक शायर को गज़ल की समझ होती है। इतनी आपकी समझ संगीत में है, आपको कहीं भी कम नहीं तोला जा सकता। आज हम कहना ये चाहिए कि इन सारी खूबियों की मालकिन, जिसके अंदर ये अदब की कस्तूरी महक रही है, आज हम आपके रूबरू पेश कर रहे हैं उनको। दुनियाए अदब उनको सविता असीम के नाम से जानती है। आइए हम उनका खैर मकदम करें इस चैनल पर और सुनते हैं उनको। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया। हम ये चाहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया असलम साहब, आपने इतना बड़ा तारुफ मेरा दिया। वो इतना सब देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से कोई बहुत महान कार्य नहीं किया है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। मैं उस योग्य हूँ नहीं हूँ, जिसे मैं किसी उसमें नहीं गिनती हूँ। आप दोस्त हैं, आपने मोहब्बत से कहा कि इंटरव्यू कर रहे हैं तो ठीक है, अभी करिए। अब दोस्तों को क्या मना करेंगे, भी ठीक है, अभी कर लीजिए। एक जमाने में मैं इंटरव्यू लिया करती थी। तो आप पूछे जो आप सवाल पूछना चाहते हैं। आप जब आप दिल्ली में थी जी, तो हिंदी एकेडमी की भी आप मेंबर थी। किस उम्र से सवार हुआ कि मुझे अदब की खिदमत के लिए अपने आप को तैयार करना है? अदब के लिए अपने आप को तैयार करना है, ये तो पहले सोचा नहीं था जी। लेकिन जहां तक है कि इसे मुझे शौक कब से है, वो तो मुझे बचपन से है, मुझे लगता है। जी। मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में जाती थी, तो मेरी जो हिंदी की जो पाठ्यक्रम में एक हिंदी सब्जेक्ट होता है, तो हिंदी की जो किताब होती थी उसे सबसे पहले मैं पढ़ लिया करती थी, और उसमें भी सबसे पहले कविताएं। अच्छा। क्योंकि कविताएं मेरा मनपसंद विषय रहा है पहले से ही, बहुत छोटे से ही, जी। चौथी पांचवी क्लास में। और शायद मैंने एक हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में कविता थी, मुझे वो पूरी याद तो नहीं है, लेकिन उसकी पंक्ति है दो कि हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। तो वो एक पूरी कविता है, बहुत शानदार। मैंने पहले उस कविता को याद किया जी। याद होने पे मैंने उसे एक फिल्मी धुन दी। अब ये बहुत छोटी उम्र की बात है, यानी कि मैं होंगी 8-10 साल की। ओह। और मैं उसे फिर जब धुन तैयार हो गई तो फिर मैंने वो शब्द कविता के हटा दिए और अपने शब्द उस पर जोड़ दिए। लेकिन तब ये नहीं मालूम था कि मैं कभी भविष्य में या एक कवियत्री के रूप में जानी जाऊंगी, या मैं कभी कविताओं के इतने बड़े मंच पर या शायरी के इतने बड़े मंच पर जाऊंगी। ऐसा कभी सोचा नहीं था। मेरी जो आपने कहा असलम साहब,
मेरा जो लेखन था जी वो दरअसल उपन्यास में था। मैं उपन्यासकारा हूँ। जी कहानी लिख दूंगी, उपन्यास लिख दूंगी, तो उपन्यास में वैसे भी लिखना शुरू करती तो उपन्यास ही बनना शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं एक वर्कशॉप कर रही हूँ अभी, जी इसीलिए थोड़ा जल्दी आ गई दिल्ली, कि मुंबई में मेरी 3 महीने की एक वर्कशॉप है, जिसे हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े राइटर कमलेश पांडे जी वो ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। जी। तो उसमें है कि स्क्रिप्ट को कैसे बांधा जाता है। एक विचार आपके पास है, एक सब्जेक्ट आपके पास है, एक आइडिया है, उसको कैसे हम स्क्रिप्ट में बांधे। तो मैंने कहा चलो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं वर्कशॉप लूंगी इसको। मैं हूँ उपन्यासकारा, जी शायरी करती हूँ, कविता करती हूँ, कहानी भी लिखती हूँ, पत्रकारिता भी करती हूँ और गीत भी लिखे हैं। ये मतलब इत्तेफाक से कोई सामने नहीं आया, जी किसी फिल्म में नहीं आया, फिल्म के लिए लिखा गया, रिकॉर्ड भी हो गया, किसी कारणवश वो फिल्म में नहीं आ सका। तो अब हमने सोचा कि या तो मैं अपनी फिल्म में दूंगी जी या फिर किसी बड़े, या तो टी सीरीज के साथ या किसी बड़ी म्यूजिक कंपनी के साथ उसको लॉन्च करेंगे। गाना बहुत खूबसूरत बन गया था। तो हमारा जो ये कल हम मशहूर हो जाऊंगी, जी ऐसा नहीं था। हाँ, मैंने ये जरूर है कि पहली उपन्यास 10th के एग्जाम के बाद लिखी थी, और जो वो 3 महीने बाद उस समय जी आपका रिजल्ट आता था कि आप पास हुए फेल हुए, तो वो जो एक वक्त था उसमें मैंने उपन्यास लिखी थी, पहली उपन्यास 16-17 साल की उम्र में। चाहती थी कि उपन्यास छपे। जी वो नॉवल आया करती थी ना जी पहले, जी हिंद पॉकेट बुक्स की सब जी। जो आती थी नॉवल, इस तरह की नॉवल थी। फिर दूसरी भी नॉवल लिखी मैंने, वो छपी नहीं। मगर अपने आप ही ना, मुझे लगता है असलम साहब, कोई ना डिसाइड करने से कुछ नहीं होता। आपकी खुद यात्रा कहाँ कैसे जा रही है ओफ अपने आप। जैसे मेरे कवि मित्र आदरणीय हमारे सुरेंद्र शर्मा जी, जी उन्होंने मुझे गुरु दिए अल्लड़ बीकानेरी जी, जी क्योंकि मैं शायरी में तुकबंदी करती थी। जी जिसे मैं गजल कहती थी, ना उसमें बहर ना उसकी बस काफिया मालूम था, उसकी रदीफ, उसकी मात्रा, उसका वजन, इससे मुझे कोई मैं वाकिफ नहीं थी। जी बोला शायरी करनी है तो भी ठीक है, आप अल्लड़ बीकानेरी जी। अल्लड़ बीकानेरी जी वैसे तो हास्य सम्राट है, मेरे गुरु, साहित्य गुरु वही हैं। जी वैसे तो वो हास्य सम्राट के रूप में मशहूर हुए, मगर उनकी शुरुआत माहिर बीकानेरी के नाम से हुई थी। और वो उर्दू से वो मतलब स्क्रिप्ट से इतने वाकिफ थे कि बड़े से बड़ा जो उर्दू वाले थे वो भी कोई उंगली नहीं रख सकते थे। आज भी हैं एक शायर, वो है मंगल नसीम जी। जी 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 ये दो अभी हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं मंगल नसीम जी। तो अल्लड़ बीकानेरी जी, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे ना अपने आप ना माहौल मिलता रहा असलम साहब। मैंने कोई इसके लिए कोशिश तो की, क्योंकि अंदर एक राइटर है जो हर बात को लिखना चाहती है। मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगी। हमारे समाज में एक लड़की और एक कम उम्र की, अगर वो कोई बात करे तो वो ये लगता है कि क्रांतिकारी विचार हैं जी, ये बहुत सी बातें पसंद नहीं की जाती। अब मैं क्या करती थी, मैं तो लिखना शुरू कर देती थी। तो जितने भी विचार होते थे जो मैं कहना चाहती थी समाज से, वो मैंने लिखना शुरू कर दिया। कवित्री के रूप में मशहूर हो गई, शायरा के रूप में मशहूर हो गई। तो ये ईश्वर की कृपा है, दोस्तों की मोहब्बत है। शायरी लोगों ने सुनी, अच्छी लगी। मैम मेरे लिए बड़े ये अचरज की बात है कि आपने 3 महीने में नॉवेल कंप्लीट कर दिया। ये मैं ये समझता हूँ, अभी अभी आपने ये कहा कि काफियों का मुझे इल्म था शायरी में, लेकिन वो बहरकार उसका वो नहीं था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक उस्ताद शायर ने कहा था जी कि बहर से शायरी नहीं होती है, बहर से तो सिर्फ अशार को तराशा जा सकता जी है। जी 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 जी। जो शायरी है उसमें कई कमियां होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर का मिसरा अलग बहर में है और नीचे का अलग अलग। ये मेरे साथ हुआ है जी, वो भी माना गया। ये भी हुआ है मेरे साथ कि
दो मिसरे अलग अलग बहर में है जी और वो इतना बारीक फर्क होता था, तो मुझ जैसी मतलब एक जिससे वाकिफ नहीं थी मैं जिस अदब के इस शायरी से, तो मैंने अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा कह दिया। लेकिन जब मेरे उर्दू के बड़े नाम वाले लोग थे, दोस्त थे, मेरे गुरुजी थे, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा भाई ये फर्क है इसमें। फिर उन्होंने मुझे समझाया, अल्हड़ जी ने सिखाया मुझे, फिर दोस्तों ने सिखाया, फिर हमारे मंगल नसीम जी, मेरी किताबें छपी हैं उनसे जी। तो किसी किसी जगह जहाँ उन्होंने महसूस किया तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि देखो ये शेर को ऐसे कर रहे हैं क्या, ये शेर ऐसा है, तुम्हारी कोई बात नहीं बदली जा रही है, जो तो तुम्हारा शब्द है, जो तुम्हारी बातें हैं वो ज्यों की त्यों रहेगी। फिर मुझसे बातचीत करके डिस्कशन के बाद शेर होता था। नहीं भाई साहब ये मैं कहना चाहती हूँ, और इस तरह से शेर। तो जैसे आपने कहा ना कि अलग अलग उसमें होती थी, हो जाती थी, और ये तो गलती कभी कभी अब भी कर देती हूँ मैं। जी, मैं समझता हूँ कि ये देखिए, जब शायरी का देखा जाता है कि भाई कौन अच्छी शायरी कर रहा है तो गालिब की पहचान शायरी से है जी, लेकिन उस्तादों में पहचान गालिब की नहीं है। बिल्कुल। शायर सब मानते हैं उनको, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उनको पढ़ा जाता है। अब उस्ताद शायर हैं, बहुत सारे हैं, उनमें दाग भी हैं उनमें, और मीर अनीस भी हैं उनमें, अमीर मीनाई भी हैं उनमें, लेकिन उनको उस्ताद कहा जाता है और गालिब साहब को सिर्फ शायर कहा जाता है। चूंकि वहां एक आम आदमी के जज्बात, प्योर जज्बात वहां पेश हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि गालिब का इल्म कम था, उन्होंने फिलबदी भी शेर कहे। वैसे ही मैं ये कहूंगा कि आप ने भले ही जो बात कहना चाहते हैं ना, उस बात को रखना के लिए जी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाव बदल जाते हैं, हम कह कुछ रहे हैं जी, और वो वजन के चक्कर में, उसके मात्राओं के चक्कर में हम भाव बदलना नहीं चाहते, क्योंकि जो बात कहना चाहते हैं वही कह रहे हैं जी। तो इसलिए कई बार ये माफ होनी चाहिए चीजें। अदब की दुनिया को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि छोटी मोटी गलतियां, अगर उसका भाव खत्म नहीं हो रहा, उसका जो जज्बा एक शायर का है अपनी बात को कहने का, वो ज्यों का त्यों आ रहा है और छोटी मोटी चीजें हैं तो माफ कर देनी चाहिए। मैम, इसको तो उर्दू शायर जो थे, उस्ताद शायर, उन्होंने इसको जायज किया है। उन्होंने कहा है कि आप कि अगर बात पूरी हो रही है और कहीं कोई खामी है और आपको उसका मुतबादिल यानी कोई और वो नहीं मिल रहा आपको मिसरा, या कि ये मान लिया जाए कि मेरे पैदा होने से पहले, शायरी की दुनिया में पैदा होने से पहले माफ करके चले गए, जी, तो मैं अब सारे गुनाहों से जी मैं माफ हो गई हूँ। और फिर आपने तो गीत भी बहुत लिखे हैं। गीत लिखे, मैंने गीत लिखे हैं। नहीं, मेरा ऐसा कोई गीत मैंने नहीं लिखा जो मैंने मंच पे पढ़ा हो। जी, मैं मंच पे सिर्फ शायरी करती हूँ। गीत लिखे थे मैंने फिल्मों के लिए, और काफी लिखे। कई तो फिल्मों में दे दिए गए लेकिन आए नहीं, ये इत्तेफाक है, किसी कारण आए नहीं जी। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी हम गाने नहीं लिखते, लिखेंगे गाने जब जरूरत होगी, अब सीधा फिल्म बनाएंगे। इसीलिए मैं प्रोड्यूसर बनी, क्या फिल्म बनानी है। आप गाना लिख रही हूँ मैं अपनी चॉइस से, या मुझे कोई सिचुएशन बता दी है कि इस सिचुएशन में करिए जी। वहां पर है क्या कि आजकल एक तो फिल्मों में गाने, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत गिर गया, इस तरह सा नहीं है, लेकिन जो हमारी चॉइस रही है, जो हमने गाने सुने हैं जी, आज भी जब मौका लगता है तो हम वही गाने सुनते हैं, पुराने गाने। नए गाने तो हमने सुन लिया, देख लिया। मैं तो कई बार ओटीटी पे कोई फिल्म देखती हूँ तो मैं, अगर गाना ऐसा है जिसमें डांस है सिर्फ, मैं उसको आगे कर देती हूँ। मैं उनका अपमान नहीं कर रही हूँ जिन्होंने वो गाने तैयार किए, किसी म्यूजिशियन का मैं अपमान नहीं कर रही हूँ, लेकिन शायद वो चॉइस नहीं है। हम कहीं गहरे, हमारे अंदर जो संगीत बैठा हुआ है जी, हमारे, जो हमने ये पुराने हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, और जो जिन अल्फाज का हमारे राइटर ने, लेखकों ने इस्तेमाल किया है गीतों में जी, वो कहीं अब मिसिंग है। अब सबकी अपनी अपनी खुराक है ना। अभी नई पीढ़ी के बच्चे तो वही सुनना चाहते हैं, वो पुराने गाने सुनते हैं, लेकिन आज भी
वो जब देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं हम नए गाने, वो बताते भी हैं कि ये गाना आ गया है, ये देखो ये गाना बहुत अच्छा है। नए नए गाने आजकल तो म्यूजिक कंपनियां बहुत अच्छे अच्छे गाने, बल्कि मुझे म्यूजिक कंपनियों ने ज्यादा अच्छे गाने सुनने को मिले। उससे मेरे जी। 2-3 शायर दोस्त भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे गाने लॉन्च किए हैं, और यूट्यूब में है। का जो भी आपने लिखा हो, जी। आपने क्या सोचकर राजीव गांधी को वो कविता लिखी थी, आप वो बता दीजिएगा। मैंने पहली कविता असलम साहब याद नहीं है मुझे, लेकिन मैंने लिखी थी राजीव गांधी पर। राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, जब इंदिरा गांधी जी नहीं रही थी, तो जी। देश को जरूरत थी उस समय एक ऐसे लीडर की जो सही हाथों में जा सके। और उस समय शायद सबको एक नाम नजर आया राजीव गांधी का। राजीव गांधी को जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो मेरे अंदर भी एक भाव आए कि क्या देश के प्रधानमंत्री, अब भाव आपके अंदर आते हैं तो आप उसे व्यक्त कैसे करेंगे, कविता में व्यक्त करेंगे। कविता लिखी मुझे याद नहीं है क्योंकि कई बहुत साल पुरानी बात है ये। उसके बाद मैंने जो है वो शायरी करती थी तुकबंदी में। दरअसल जो भी सामने आता था, अगर मान लीजिए कोई बात है किसी की मुझे नहीं पसंद आई है, जी। तो उस पर मैंने एक आर्टिकल लिख दिया, तो मिला जुला चलता रहा। कभी आर्टिकल, जी। कभी कविता, कभी शायरी, कभी कहानी, ये सब मिला जुला चलता रहा। और शायरी में मैं जो आई, जब मैं बाकायदा मुशायरों में भी आना शुरू हुई, तो 90 में भी आई थी मैं। जी। ये मेरा एक और सौभाग्य की बात बताती हूँ असलम साहब। मैंने दिल्ली में 2 ऐसे शायरों के साथ मंच शेयर किया है। उसमें एक थे कैफी आजमी साहब जी। और एक थे कमाल अमरोही साहब। ये दोनों एक मुशायरे में आए थे और मैं इतना रिजर्व रहती थी उस समय कि कैफी आजमी साहब मुझसे बात कर रहे हैं और मैं उनसे बहुत कम बात कर रही हूँ। आज भी सोचती हूँ मैं कितना अच्छा मौका था उनसे बात करने का। बस उन्होंने उस समय मुझसे ये कहा था, मैंने शेर गजल पढ़ी जी। थी, उन्होंने कहा कि किसी उस्ताद से इस्लाह कर लेना। अब मैंने उस मशवरे को ध्यान में रखा और फिर मैंने बाकायदा इस्लाह की। वो 1 वर्ष का समय रहा जब 90 से 91 तक मैं मंच पे मुशायरों में जाती थी, जी। कवि सम्मेलन में जाती थी। फिर वो सिलसिला करीब 10 साल नहीं रहा। फिर वापस मेरी पहली किताब आई थी 2001 में, वो कविताओं की थी जी। वो गजलों की नहीं थी। 2001 में मेरी किताब आई थी रेशमी धूप। अच्छा। और उसके बाद मैं शायरी करने लगी और 2004 से तो मैं बाकायदा मंचों पर, बहुत बड़े बड़े मंचों पे आ गई थी। जी। मुशायरों में भी, दूरदर्शन पर, सब जगह मैं शायरी पढ़ रही थी। आप यहाँ साहित्यिक गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़कर आपने हिस्सा लिया। आपने बताया कमाल अमरोही साहब, और आपने इनके साथ, आपको ये मंच मिला। मैं ये समझता हूं कि शायद ये जो है ना, आपके अंदर जो चमकने की कुदरत ने एक वो रखी थी कि जो सितारे में होती है, वो कुदरत ने आप पैदाइश ही रखी है। अब पता नहीं, ये तो असलम साहब मुझे नहीं मालूम कि चमक थी क्या था, लेकिन भाग्य या नसीब शायद बहुत अच्छा था। सिर्फ कैफी आजमी साहब और कमाल अमरोही साहब ही नहीं, मैंने जो 99 में एक मुशायरा कवि सम्मेलन जब मैंने पढ़ा, उसके बाद जी। जब 10 साल के अंतराल के बाद मैं वापस मंचों पर आई, तो उस मुशायरे में, कवि सम्मेलन में, वो हमारे एक मित्र हैं, पहले किया करते थे, अभी उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। वो हर साल अपने दोस्त के जन्मदिन पे प्रोग्राम करते थे। तो कवि सम्मेलन मुशायरा मंच के कौन ऐसे धुरंधर कवि और शायर नहीं थे जो उनके प्रोग्राम में नहीं आते थे। लोग इंतजार करते थे 4 जनवरी पे क्या करते थे। उनके मुशायरे में मैं गई थी, ये बात है 99 की जी। उस मुशायरे में बशीर बद्र साहब थे, नीरज जी थे। ये 2 बड़े नाम, एक हिंदी जगत का, एक उर्दू जगत का, एक उर्दू जगत का, और इसके अलावा और कवि शायर। जी। तो ये मेरा नसीब, मुझे लगता है नसीब मुझे लेके जा रहा था। तब तक शायरी तो बाद में पहुंचेगी, पहले आपका नसीब आपको ले गया। मैं तो असलम साहब नसीब को देती हूँ उसका क्रेडिट।
अपने को मैं बिल्कुल क्रेडिट दे देती हूँ इस बात के लिए। मैंने जी। एक काफी किताबों में ये बात पढ़ी है कि इंसान के अंदर जो गुण कुदरत रखती है उसको जिंदगी में ऐसे ही लोग मिलते चले जाते हैं गुणवान। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं थोड़ी आध्यात्मिक हूँ, मैं उस पर बात नहीं करूंगी, सिर्फ एक लाइन बोलूंगी। हमारी जो अंदर की ऊर्जा और जो हमारी एनर्जी है, वो जिस तरह की एनर्जी हमारे अंदर हमसे क्रिएट हो रही है, वैसे ही एनर्जी के लोग जी आपसे कनेक्ट होते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। मेरे परिवार में कोई लेखक नहीं है, कोई शायर नहीं है, कोई कविता नहीं करता, पसंद बहुत करते हैं, उनके अंदर भी गुण होंगे, पर कोई लिखता नहीं है। ये और मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है, मेरे छोटे भाई बहन के स्कूल के लिए मैं प्ले वगैरह लिख के देती थी। अच्छा। प्ले लिख के देती थी और मैं खुद 6-7 क्लास में थी। ओह। तो लिखने का गुण तो ये मेरे अंदर अपने आप है पहले से। जी। जिसको मैंने नहीं इनबिल्ट किया, वो इनबिल्ट आया। ये अलग विषय चला जाएगा कि भाई यात्राओं से चला आ रहा है, कब से चला आ रहा है, कैसे चला आ रहा है, पर इनबिल्ट था अंदर। एक आर्टिस्ट, एक लेखक था। क्योंकि आज भी अब तो मैं कंप्यूटर इस पे लैपटॉप पे लिख रही हूँ, लेकिन आज भी जब मैं कलम उठाती हूँ और पेपर उठा के लिखना शुरू करती हूँ तो मेरी भाषा शैली बदल जाती है। वो प्योर साहित्यिक, एक अदब की जबान में वो लिखना शुरू हो जाता है, और ऐसे भारी भरकम शब्द आते हैं, ऐसे लफ्ज आते हैं, तो मैं बाद में पढ़ के खुद भी हैरान होती हूँ कि ये मैंने अभी लिखा। कागज कलम हाथ में आते ही सारी शैली बदल जाती है। मैं शायरी से जुड़ा हुआ हालांकि सवाल आपसे पूछना बेमानी है, लेकिन मैं इसलिए मालूम कर रहा हूं कि ये मेरी इस्लाह में इजाफा होगा। आपकी जो कविता हैं, जो आपकी शैली है लिखने की, इसमें आप महसूस होता है आपकी लेखनी से कि आप बहुत ज्यादा खो जाती हैं। आपको ना खाने का, ना पीने का, ना चाय का, ना नाश्ते का, आप वो सब कुछ भूल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं सब भूल जाती हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब कोई एक भाव आया जी, तो कई बार क्या होता है कि उसी वक्त ही गजल आ गई। हाँ, एक चीज जरूर है, मैंने महसूस किया कि जब आपके अंदर ये आमद होना, तो फौरन पेपर पे निकाल लेना चाहिए। बाद में उसे याद करना चाहेंगे तो वो निकल जाता है। कई बार तो एक ही बैठक में गजल हो गई, और कई बार ऐसा हुआ कि एक एक शेर हो गया और वो कुछ 2 साल बाद, 3 साल बाद, अभी पिछले दिन हुआ है, मेरी कुछ गजलें, अधूरी गजलें पूरी हुई हैं अभी इस 2-3 महीने के अंदर। जी। तो खो नहीं जाती हूँ असलम साहब, जहां तक रहा। लेकिन हाँ, डूब तो जब तक आप अंदर तक डूबेंगे नहीं, आपके अंदर से कुछ क्रिएट नहीं होगा ना। और शायरी वही है, आप फिल्म के गीत सिचुएशन पे लिख सकते हैं, वो आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और अपनी जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप दिल की शायरी कर रहे हैं, तब तो आप जब तक अपने से कनेक्ट नहीं होंगे और डूबेंगे नहीं, तो वो बात ही नहीं निकलेगी। क्या ये आपके डूबने की वजह है जो आपने वो गीत लिखा था कृष्ण जी? और एक तस्वीर डाली थी मैंने अपने जन्मदिन पे, कृष्ण जी को केक खिलाते हुए। मेरे घर पे एक बॉम्बे के जो मेरा ऑफिस है वहां लगी हुई जी। तो ये तो एक तस्वीर अलग मामला हुआ। और आपने कहा मेरी गजल है, मन में वृंदावन रहता है, मन कितना पावन रहता है। ये कृष्ण जी को समर्पित नहीं है। इस मतले में वृंदावन का मतलब, वो वृंदावन जो मथुरा के पास वृंदावन है या कृष्ण से जुड़ा वृंदावन है, वो नहीं है। ये वृंदावन मैंने उस एहसास को नाम दिया जो बहुत पाकीज़ा, बहुत पवित्र एक भाव आपके अंदर उभरा। अब आप उसको नाम नहीं दे पा रहे हैं कि मैं इस भाव को क्या नाम दूं। कभी कभी होता है ना कि आप किसी को एक बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उसमें सब कुछ शामिल है, प्रेम शामिल है, बहुत आदर करते हैं, बहुत उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उस भाव को आप नाम जी, क्योंकि नाम में क्या सिमट जाता है, रिश्तों में सिमट जाता है, तो उसको नाम ना दे करके मैंने उस भाव को
नाम दिया वृंदावन, ये एक प्रतीक के रूप में मैंने लिया है, इसका कृष्ण से ताल्लुक नहीं। अच्छा है। तो मन में वृंदावन रहता है, मन कितना पावन रहता है, सीने में यादें रहती हैं, आंखों में सावन रहता वाह है। वाह वाह। ये कृष्ण से ताल्लुक नहीं था इसका। जी जी जी। मैं कृष्ण को मानती हूँ, वो अलग बात है, लेकिन ये गजल का मतलब मेरी भावनाओं से था। प्रतीक के रूप में मैंने वृंदावन का इस्तेमाल किया है। मैम, आपने कुछ बहुत सारे ऐसे कार्य हैं आपके जो आपने अपनी क्षमताओं से निकल के किए। जी। जैसे आप हाँ, प्रोग्राम इंटरव्यूज लेना और कई प्रोग्रामों की स्क्रिप्ट भी लिखना। आपको दूरदर्शन के लिए क्या ये आपने कैसे मुमकिन कर पाई आप? मुमकिन तो पहले तो ये कि मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती थी। जी। कवि सम्मेलन मुशायरे में, इंटरनेशनल कवि सम्मेलन मुशायरे है, यहाँ ऑर्गेनाइज करती रही थी। तो कई बार मेहमानों के लिए करना, उसके लिए भी मैं स्क्रिप्ट लिखती थी। लेकिन मैंने जो दूरदर्शन के लिए लिखी स्क्रिप्ट, क्योंकि कई प्रोग्राम थे जिन्हें मैं करती थी। बज़्म था जी, कवि सम्मेलन था, एक हमारे मित्र हैं उनको पत्रिका प्रोग्राम देखा करते थे, उसमें इंटरव्यू लेने का काम मैं करती थी। तो हम मिलजुल के पूछते थे कि उनके सवाल क्या होने हैं, उनसे बातचीत। तो मेरा क्या होता था, जैसे साक्षात्कार जी, एक इंटरव्यू। साक्षात्कार में क्या है कि एंकर अलग आता है, आपकी बातचीत हो रही है एज ए शायरा, एज ए साहित्यकार, मैं एक साहित्यकार से बातचीत कर रही हूँ जी। तो वो इसकी स्क्रिप्ट मैं लिखा करती थी। क्या है ना असलम साहब, अगर मुझे किसी ने कोई जिम्मेदारी दे दी कि ये करना है, तो फिर आपने कहा था ना डूब के कैसे, तब मैं डूब जाती हूँ। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ इंसाफ होना चाहिए जो मैं काम कर रही हूँ। और दूरदर्शन नेशनल चैनल है जी। कुछ भी OTT आ जाए, कितने ही सारे चैनल आ जाएं, लेकिन दूरदर्शन की गरिमा है, वहां पे कोई भी चीज गलत नहीं जा सकती। जी, या कोई अधूरा संदेश ऐसा नहीं जा सकता। अधूरा संदेश नहीं जा सकता, किसी बात से कोई विवाद हो वो नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि मेरी शायरी में, मेरे लफ्ज में, मतलब मेरे जो अल्फाज हैं, कहीं भी किसी भी रूप में मेरा विवाद का कारण बनता ही नहीं है। मैंने कभी भी ऐसी कोई बात ही नहीं बोली जिससे कोई विवाद हो या अधूरा संदेश हो। हाँ, ये तो हमें देखने को मिलता है आपकी अब तक की शायरी में कि कहीं कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मुझे इस मिसरे पर ऐतराज है कि ये मिसरे से मेरी भावनाएं जो है ठेस पहुंची, कोई नहीं कह सकता है। और मैं ये समझता हूं कि दिल्ली में अगर कोई उर्दू हिंदी की कोई ऐसी कीमती शख्सियत है तो उसमें पहला नंबर आपका रखा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, बहुत बहुत है, ऐसा नहीं है।